ट्रॉली खोला गया तो वहां पर कपड़े मिले। कपड़े के बीच में एक दबा हुआ 4 साल का बच्चे का डेड बॉडी मिला। एक सक्सेसफुल, बहुत ही पढ़ी लिखी और एआई स्टार्टअप कंपनी का सीईओ अपना 4 साल के मासूम बच्चे को होटल में ले जाके पहले कॉफ सिरप पिलाती है, उसके बाद तकिया से उसका मुंह ढककर मार देती है, हत्या कर देती है। हिंदी में एक कहावत है कि नार नहीं तू नौरंगी है, नार नहीं तू नौरंगी है, ढक ले तो पूरे कुल को ढक ले, वरना नंगी की नंगी है। ऐसा ही कहानी अभी भारत में वायरल हो रहा है। ये गुहा का कहानी है। वैसे तो माँ को भगवान से भी ऊपर माना जाता है, कहीं जगह पर कहीं लोग बोला करते हैं, लेकिन सूचना सेठ 29 वर्ष की ऐसे सक्सेसफुल और पढ़ी लिखी माँ ऐसे निकली कि जिसने अपने ही बेटे को हत्या कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम धीरेन और ये ऐसे कहानी है कि जिसने आज भारत को हिला के रख दिया। पूरा भारत में इसी का चर्चा है। और ये कहानी को तो आपने सुना होगा, लेकिन इस कहानी को सुनने से ज्यादा उस लेडी का जीवन में इस तरह का एकदम कठिन परिस्थिति, एकदम ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन कैसे आया होगा, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये घटना आपके साथ और हमारे साथ भी घट सकता है। एक माँ तो माँ ही होता है, अपने बच्चे को अपना जान दे के भी सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर कैसे सिचुएशन ऐसा आया होगा, ये साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इस वीडियो का अंत में हमारे जीवन में आने वाला उस साइकोलॉजी के बारे में जरूर बताऊंगा। चाहे ये वीडियो ना देखे, लेकिन हमारा जो वीडियो का लास्ट पार्ट में जाके उसको जरूर देखिएगा। अब ये घटना के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। 6 जनवरी 2024 को एक एआई एथिक्स एक्सपर्ट, डाटा साइंटिस्ट, बहुत ही पढ़ी लिखी सक्सेसफुल लेडी जिसका नाम है सूचना सेठ, 39 ईयर्स ओल्ड, बेंगलोर से गोवा के लिए फ्लाइट में चढ़ती है अपना बेटे के साथ। और फ्लाइट से गोवा पहुंचने के बाद सोल बनियान ग्रांडे, एक होटल यहाँ आप देख रहे हैं, ये होटल मैं दिखा रहा हूँ, होटल का पिक्चर्स है। वो बहुत अच्छा होटल है, सीनरी चारों तरफ है, बहुत ही बढ़िया होटल है। शायद सभी को वहाँ पर रुकना इतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि महंगा होटल लग रहा है। और उस होटल में रुकने के लिए जाती है। वो 6 तारीख को पहुंचती है और वहाँ पर 2 दिन तक रुकती है। और 8 तारीख शाम को वो होटल का जो कर्मचारी है, मैनेजर है, उसको फोन करके बोलती है कि मेरे को बेंगलोर जाना है अभी इमीडिएटली, और मुझे कैब का जरूरत है, मैं कैब में ही जाऊंगी। और गोवा से बेंगलोर करीब 683 किलोमीटर है, आप भी गूगल मैप में देख सकते हैं। और 13 घंटा 28 मिनट का समय लगेगा ऐसे बता रहा है। और वो जाने के लिए तैयार होती है। और जो होटल का कर्मचारी है, जो मैनेजर है, वो कैब को बंदोबस्त करने में लग जाते हैं। और एक ड्राइवर से बात होता है जिसका नाम है रॉय जॉन डिसूजा, और उससे कल मिला के बेंगलोर जाने के लिए एक सवारी है, क्या जाना चाहते हो? वो बोलता है कि बहुत लंबा है, रात का रास्ता है, बहुत महंगा पड़ेगा, तो कितना? तो ड्राइवर ने हिसाब लगा के 30,000 बोल देता है। और 30,000 बोलने के बाद वो जो होटल का मैनेजर पूछती है मैडम से कि 30,000 बोल रहे हैं मैडम, चलो कोई बात नहीं बोल के मैडम राजी हो जाती है जाने के लिए। और ड्राइवर रॉय जॉन डिसूजा 12:30 बजे 8 तारीख को करीब 12-12:15 बजे उस होटल में पहुंचता है अपना इनोवा कार के साथ। एक दोस्त साथ में रहता है। और उसके साथ जाने के बाद मैडम आती है एक ट्रॉली लेके, और ट्रॉली को लेके घिसड़ते घिसड़ते होटल से बाहर निकलती है। और होटल से निकलने के बाद जब होटल का सीढ़ियों में उससे नहीं उतारा जाता है, तो जॉन डिसूजा जो ड्राइवर था, उसने ट्रॉली को पकड़ के अपना डिक्की में बंद कर देता है। जॉन डिसूजा को लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन ड्राइवर है, उसको तो पैसा मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है, उसने इतना ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद में जब होटल से निकली 2.5 घंटा जब चलने लगा, तो हाईवे पर पहुंचे। और हाईवे में पहुंचने के बाद एक लंबी जाम लगा था वहां पर। और जाम लगने के बाद ड्राइवर उतर के पता किया तो यहाँ पर 2-3 घंटा लग सकता है, क्योंकि सामने एक ट्रक पलट गया था, उसको क्रैंक लेके हटाना था, इसीलिए बहुत टाइम लगेगा ऐसे बोल के जॉन डिसूजा ने मैडम को बोली, मैडम यहाँ तो 6-7 घंटा लग जाएगा शायद, थोड़ा सा बढ़ा के बोला। और थोड़ा आप यदि चाहे तो हम एयरपोर्ट में ड्रॉप कर देंगे आपको, आप ऑनलाइन टिकट बुक कर दीजिए, आप सुबह मॉर्निंग का फ्लाइट में जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, शायद हम लेट हो जाएंगे। लेकिन मैडम ने बोली नहीं, मुझे कैब में जाना है, कोई बात नहीं, चलो आराम से चलते हैं बोल के वहीं बैठी रहे। उसके बाद में करीब 2-3 घंटे बाद वो रोड ओपन हुआ, उसके बाद चलने लगा। तो 9 तारीख को करीब 11 बजे एक्सप्रेस हाईवे में चल रहा था वो गाड़ी, अचानक जॉन डिसूजा का मोबाइल में कॉल आता है। वहां से कोंकणी भाषा में बोलता है कि क्या वो लेडी अभी भी तुम्हारा गाड़ी में है? तो जॉन डिसूजा अपना कोंकणी भाषा में बोलता है कि हाँ है। तो और उसके साथ बच्चा है? बच्चा नहीं है बोल देता है ड्राइवर, क्योंकि कोंकणी भाषा वो मैडम को नहीं जानती थी। सुनने में आता है कि मैडम वैसे बंगाल की है और उसका जो हस्बैंड है गोवा की है। उसके बाद में जॉन डिसूजा को वहाँ से बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, और यहाँ पर जो होटल में रुकी थी मैडम, वहाँ पर ब्लड स्टेन मिला है और उनसे बात करना है, कोई गड़बड़ है। उनके साथ में बच्चा के साथ आया था मैडम, लेकिन बच्चा के बगैर वो होटल से निकली है, ऐसी सूचना मिला है। तो फिर पुलिस वाले बोलता है कि मैडम से थोड़ा बात करा दो। और जॉन डिसूजा मैडम को फोन देता है और मैडम थोड़ा फोन में बात करती है। मैडम को क्या पूछा उसको क्या बात हुआ पता नहीं चलता है, लेकिन
जोन डिसूजा के इतना ही सुनने में आया कि पीरियड्स, और दूसरा है एक गोवा का ही कोई दूसरा लोकल एरिया। तो उसके बाद में फिर जोन डिसूजा को मैडम फोन लौटा देती है। उसके बाद में फिर चलने लगता है। तो तकरीबन फिर 1 घंटा बाद में वो फिर कॉल आता है जोन डिसूजा के पास में। तो जोन डिसूजा को वहाँ से पुलिस कंट्रोल उनसे बात किया जाता है कि जो मैडम ने एड्रेस दिया था वो फेक एड्रेस निकला है, उसमें वहाँ पर कोई घर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर गड़बड़ी लग रहा है। तुम ऐसे करो कि कहीं भी आसपास के पुलिस थाना में जाओ और वहाँ पर गाड़ी रोक दो। और जोन डिसूजा अपना मोबाइल में सर्च करता है कि अपना गूगल मैप खोल के कि पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। वहाँ पर बहुत दूर वहाँ पर पुलिस स्टेशन देखने को मिलता है मोबाइल में, इसीलिए वो परेशान हो जाता है। और बगल में कहीं फिर जाते जाते एक दुकान मिलता है, रेस्टोरेंट मिलता है। रेस्टोरेंट में गाड़ी रोक के मैडम बाथरूम जाती है। मैडम बाथरूम जाने के बाद जो जोन डिसूजा ड्राइवर है अचानक अंदर जाके पूछता है कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन नजदीक में कौन सा है। और वहाँ से सूचना मिलता है उसको कि आई मंगला पुलिस स्टेशन एकदम नजदीक है। तो आई मंगला पुलिस स्टेशन नजदीक है सुनते ही उसको दिमाग काम करता है और उस जो जहाँ से कॉल आया था उस पुलिस स्टेशन से उसको बोलता है कि यहाँ पर आई मंगला स्टेशन नजदीक है। बोल रहा है कि वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, आप फोन मत कटिएगा और मेरे साथ में कनेक्टेड रहिएगा। मैं जैसे आई मंगला स्टेशन में जाऊँगा, पहुँचूंगा, वहाँ पर जो भी पुलिस मिलता है उसको मैं फोन पकड़ा दूंगा, जो भी बात करना है आप लोग जाने बोल के फिर गाड़ी में चढ़ के निकल जाते हैं। तब तक मैडम को पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है। बाथरूम जाके आई और बैठ गई और उसके बाद गाड़ी चलने लगा। और जब आई मंगला स्टेशन में पहुंचा तो मैडम थोड़ा सा शॉक हो गई और बोली कि यहाँ पर क्यों रोकी है। चुपचाप जो जोन डिसूजा निकल के पुलिस स्टेशन थाने में जो भी सामने एक ड्यूटी पर मिलता है उसको फोन पकड़ा देता है। फोन में क्या बात होता है क्या नहीं होता है उसको नहीं पता चलता है। और पुलिस वाले बोलता है मैडम को आके वहाँ से उतरती है। उसका मैडम का जो बैग है वहाँ वो भी उतारने के लिए बोलते हैं। उसके बाद में उतारने के बाद उसको बैग को चेक करने के लिए बोला जाता है वहाँ से। और मैडम कुछ भी नहीं बोलती है। उसके चेहरा में कुछ भी सिकन भी नहीं, कुछ भी समस्या नहीं दिखाई दे रहा था उसका चेहरा में। लेकिन इधर जोन डिसूजा को ऐसे लग रहा था क्या है बोल के। जब बैग खोला गया, वो ट्रॉली खोला गया तो वहाँ पर कपड़े मिले। कपड़े के बीच में एक दबा हुआ 4 साल का बच्चे का डेड बॉडी मिला। और उसको देखते ही जोन डिसूजा का होश उड़ गया। इतना देर से मैं 12 घंटे से करीब गाड़ी चला रहा हूँ इस डेड बॉडी को लेके। तो ये जो जोन डिसूजा है उसका जीवन का एकदम कभी भी नहीं भूलने वाला घटना बन जाता है। इस विषय में पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्चे के शरीर में कोई भी चोट नहीं है और बच्चे का मृत्यु से पहले कोई भी संघर्ष का निशान भी नहीं मिला है। अर्थात बच्चे ने मरते समय कोई भी स्ट्रगल महसूस नहीं किया है। मैडम का ट्रॉली बैग से 2 खाली बोतल जो कॉफ सिरप है उसका मिला है। इसके चलते यह संदेह लगाया जा रहा है कि बच्चे को हत्या करने से पहले उसको ढेर सारे कॉफ सिरप पिलाया गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही साबित हुआ है कि बच्चे को ओवरडोज कॉफ सिरप दिया गया है। ऐसा ही कई घटना घटते रहते हैं दुनिया में और भारत में भी कहीं घटते रहते हैं, नेपाल में भी घटता रहता है। और इस तरह का घटना को सोचते हुए मुझे जो समझ में आया है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जीवन में हर इंसान सफल बनना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, क्योंकि उसको पैसा कमाना होता है और शोहरत कमाना होता है। और शोहरत क्यों कमाना है, पैसा क्यों कमाना है, उसको इच्छाओं को पूरा करना। और ये जो पैसा कमाना, शोहरत कमाना, सक्सेसफुल होना और इच्छा को पूरा करना, ये सब क्या है? एक खुशी पाने के लिए। एक ही है वर्ड की खुशी पाने के लिए, जीवन में खुशी पाने के लिए। अब ये इज्जत, शोहरत और खुशी पाने के लिए पैसा कमाना जरूरी है और पैसा कमाने के लिए सक्सेसफुल बनना भी जरूरी है। तो यही है जीवन का रहस्यमय चक्रव्यूह जहाँ पर हम सब फंस जाते हैं और हमारा जो जीवन इस संसार में आया है इसका वास्तविक प्रयोजन को जाने बगैर ही हम इस संसार को अलविदा कहकर चले जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इंसान कितना ही सक्सेसफुल हो, कितना ही एकदम शोहरतमंद हो, एकदम साहसी हो या एकदम धनी हो, लेकिन उसके अंदर में उसको एक स्पिरिचुअलिटी को भी समझना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आध्यात्मिक बातें। यहाँ पर मैं आध्यात्मिकता को जानना या स्पिरिचुअलिटी को जानना ये नहीं कहूँगा कि ढेर सारे वेद पुराणों का नॉलेज होना या पौराणिक कथाओं के बारे में जानना, भगवान के विषय में जानना। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि आध्यात्मिकता का मतलब आत्मज्ञान, आत्मा को जानना। आत्मा को जानने का मतलब खुद को जानना कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा जीवन क्या है, भौतिक संसार क्या है और अंदर का जो नहीं दिखने वाला है वो जो आध्यात्मिक संचार क्या है, उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है ताकि हमें जीवन में कभी भी इस तरह का घटना का सामना करना ना पड़े। चलो यहाँ पर हमें इस चीज को जानने के लिए एक टेबल बनाते हैं और टेबल से जानते हैं। टेबल आप यहाँ दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर ध्यान से दिखेगा, मुझे मत दिखिएगा, है ना। आप जैसे कि मान लीजिए सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल जो भी रहता है उसके पास पैसा जरूर आता है और पैसा आने के बाद उसका डिजायर्स भी पूरा होता है, जो इच्छा है सब पूरा होता है, उसको रेस्पेक्ट भी मिलता है और उसको हैप्पीनेस, खुशी भी मिलता है। लेकिन क्या है, लास्ट में रिमार्क्स की वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। यदि आप दूसरा कॉलम में अनसक्सेसफुल है, क्या उसके पास पैसा आएगा? यस। यदि कोशिश करेगा जरूर आएगा। और डिजायर्स, इच्छाएं पूरी होगी? यस, जरूर होगा।
50% होगा, 50% नहीं होगा, लेकिन रेस्पेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, और हैप्पीनेस होगा वो 30% हैप्पीनेस मिल सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए चोर डाकू जो भी लुटेरे होता है, जो कमीशन खा के पैसा कमाता है, उसको सब कुछ मिलेगा लेकिन रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा और उसको अंदर में एक हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। और एक सक्सेसफुल ऐसे भी होता है कि सक्सेस रहता है लेकिन पैसा को इतना मायना नहीं देता है, वो इग्नोर करता है पैसा को, और उसको डिजायर्स इच्छाएं नहीं होती है, उसको ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती, लेकिन रेस्पेक्ट उसको बहुत सारे रेस्पेक्ट मिलेगा। और हैप्पीनेस 70-80% रहता है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा भी रह सकता है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, ऐसे कई जो गण्यमान्य संसार में लोग हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं कि वो सक्सेसफुल है जीवन में, लेकिन उसका जीवन में पैसे का कोई मायना नहीं था और उनका डिजायर्स इच्छा का भी कोई मायना नहीं था, लेकिन उसको रिस्पेक्ट बहुत सारे मिला है और हैप्पीनेस भी शायद उसके लाइफ में मिला है, आज भी उसको याद करता है। दूसरा चीज़ है सक्सेसफुल मनी और स्पिरिचुअलिटी। तीनों चीज़ जिसका पास है वो 100% पैसा कमाएगा, पैसा अपने आप ही आ जाएगा यदि सक्सेस होगा और वो आध्यात्मिक ज्ञान भी रखता हो और थोड़ा सा जीवन के बारे में समझता हो, नेचर के बारे में समझता हो, तो उसको पैसा अपने आप ही आने लगेगा, उसका हर इच्छा भी पूरा होगा। उसके पास वैसे तो इच्छा नहीं रहता है, लेकिन हर इच्छा उसका पूरा होगा। रेस्पेक्ट ढेर सारे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, 100% मिलेगा, और हैप्पीनेस भी उसका जीवन में बहुत सारे हैप्पीनेस आएगा। इसके लिए आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रियल गुरुज होता है, वो लोग सक्सेसफुल भी रहता है और उसके पास में स्पिरिचुअलिटी भी रहता है, इसलिए अपने आप पैसा आता रहता है, उसको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। उनको ढेर सारे रेस्पेक्ट मिलता है और खुशियाँ भी मिलती है और हर इच्छा वो पूरा कर सकता है। कहीं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहता है, एंटरप्रेन्योर पहले बहुत मेहनत करता है, उसके बाद सक्सेस बनने के बाद उसको पैसे का इतना मायना नहीं होता है। वो लोग जितना पैसा आता है उसमें से आधा से भी ज़्यादा चैरिटी में बांट देता है। यदि कोई आदमी सक्सेस ज़्यादा ना हो लेकिन स्पिरिचुअलिटी, जिसका अंदर में एक आत्मीय ज्ञान हो, आत्मा ज्ञान हो, वो आदमी को पैसे का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, डिजायर्स उसके पास कुछ नहीं रहता है, रेस्पेक्ट का कोई जरूरत ही नहीं है उसको, लेकिन खुशियाँ उसको हर दिन खुशी मिलेगा। जैसे कहीं जगह पे जाके तप करके बैठता है, उसको पैसा की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध, उसने सब कुछ छोड़ के ज्ञान प्राप्त किया और दुनिया का सेवा किया, संसार को बदलने का कोशिश किया, उसको कितना सारे रेस्पेक्ट मिला। उसके पास में केवल था एक स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान, एक आत्मा ज्ञान, जो उन्होंने संसार में फैलाने का कोशिश किया है। स्वामी विवेकानंद, इस तरह का लोग, इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी इनके पास रहता है, जिसके कारण उसको कोई किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन उनको ढेर सारी खुशियां मिलती है। इसलिए हमें कभी कभी पैसा, शोहरत, जो भी धन दौलत है, उसको थोड़ा दूर रख के हमारा अंदर झांकने का भी आदत डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, कि हम क्या है, कैसे हैं, किस तरह से हम इस नेचर से, इस भगवान से कनेक्ट हो सकता है। और स्पिरिचुअलिटी को या तो आध्यात्मिक चीजों को जानना सबसे पहला कदम है, सबसे फर्स्ट स्टेप है खुद को जानना, खुद के अंदर को झांक के देखना। और खुद को अंदर को झांकने देखने के लिए सबसे आसान तरीका है सुबह का 10, 15, 20 मिनट मौन रह के विचार करना, उनसे कनेक्ट बनाने की कोशिश करना, इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना, ऐसे घूमना, ऐसे पेड़ पौधों को देखना। ऐसे यदि करेंगे आप एटलीस्ट 10 मिनट, 20 मिनट आप अर्ली इन द मॉर्निंग मेडिटेशन करेंगे, किसी जो अनसीन जो पावर है उसको साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो जैसे भी सिचुएशन आएगा आप उससे लड़ पाएंगे। और जो सूचना सेहत ने किया है वैसे आपके पास कभी भी सिचुएशन नहीं आएगा। ये सब हमारे अंदर में जो घमंड होता है, लोभ होता है, लालच होता है, ये सब के कारण होता है। ये सब आपसे हट जाएगा और आप खुशी खुशी ये जीवन बिता के या संसार से विदा ले पाएंगे। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका दिल में मेरा जो बातें हैं उसके लिए क्या आ रहा है या घटना के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। और यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, और मेरा यदि फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। आज यहीं पर आपसे विदा लेना चाहूंगा। आप खुश रहें, सुखी रहें, ऐसे घटना आपका जीवन में कभी भी ना हो, यही कामना करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।